वालेकुम जी। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है लेक्चर नंबर 7 ऑफ जीन क्लोनिंग। आज के लेक्चर के अंदर हमने प्रिपरेशन ऑफ टोटल सेल डीएनए पढ़नी है और इसका हमने सेकंड स्टेप जो है वो स्टडी करना है। और सेकंड स्टेप क्या है? प्रिपरेशन ऑफ ए सेल एक्सट्रैक्ट। सेल एक्सट्रैक्ट को किस तरह से प्रिपेयर किया जा सकता है। जब हम बैक्टीरियल सेल की बात करते हैं, ठीक है, तो बैक्टीरियल सेल इनक्लोज होता है एक साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन के अंदर और इसको सराउंड करती है एक रिजिड सेल वॉल। जैसे कि इकोलाई बैक्टीरिया के अंदर भी मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट होती हैं, सेल वॉल के अलावा एक सेल मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होती है। तो ये सारे बैरियर्स जो हैं हमने रिमूव करने होते हैं। इसके लिए हम लोगों ने कुछ मेथड्स या कुछ टेक्निक्स यूज़ करनी होती हैं। तो वो हमारे पास मेथड कौन कौन से हैं? हमारे पास आते हैं फिजिकल मेथड भी और केमिकल मेथड भी। फिजिकल मेथड के अंदर हमने क्या करना होता है? डिस्ट्रप्शन करनी होती है बाय मैकेनिकल फोर्सेस, ठीक है। मैकेनिकल फोर्सेस के ज़रिए हम लोगों ने डिस्ट्रप्शन करनी है। जबकि केमिकल मेथड्स के अंदर हमने क्या करनी है? सेल की लाइसिस करवानी है बाय यूज़ ऑफ केमिकल एजेंट्स, ठीक है। होता क्या है इसके अंदर? केमिकल लाइसिस के अंदर हमने एक एजेंट लेना होता है जो कि अटैक करता है सेल वॉल को, ठीक है, और डिस्ट्रप्ट कर देता है सेल मेम्ब्रेन को, जैसे कि डायग्रामेटिकली शो हो रहा है यहाँ पे। ये हमारे पास एक बैक्टीरियल सेल है। सबसे पहले हमने इसकी सेल वॉल को उसको डिस्ट्रप्ट किया, फिर उसके बाद हमने सेल मेम्ब्रेन के ऊपर अटैक किया। फिर हमारे पास डिस्ट्रप्शन के बाद जो सेल का अंदर वाला कंटेंट है वो सारा आ गया और इसको हमने नाम दे दिया कि ये हमारे पास सेल एक्सट्रैक्ट है। इस तरह से हमारे पास सेल एक्सट्रैक्ट आ जाता है। फिर हमने वीकनिंग किस तरह से करनी होती है सेल वॉल की। सेल वॉल की वीकनिंग जो है करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? एक एंजाइम यूज़ करते हैं जिसका नाम है लाइसोजाइम, या फिर हम इथाइलिन डाइअमीन टेट्रा एसीटेट EDTA ये भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी यूज़ कर सकते हैं। लाइसोजाइम का भी और EDTA का भी कॉम्बिनेशन यूज़ कर सकते हैं। लाइसोजाइम क्या है? लाइसोजाइम एक ऐसा एंजाइम है जो कि प्रेजेंट होता है एग वाइट के अंदर और बॉडी की डिफरेंट सिक्रीशंस के अंदर, जैसे कि टीयर्स, सलाइवा। लाइसोजाइम की करैक्टरिस्टिक क्या है कि लाइसोजाइम ये डाइजेस्ट कर देता है पॉलीमेरिक कंपाउंड्स को। पॉलीमेरिक कंपाउंड्स की डाइजेशन कर सकता है। और EDTA का फंक्शन क्या है? ये रिमूव करता है मैग्नीशियम आयंस को, और मैग्नीशियम आयन ये सेल को ओवरऑल स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं, इसके इन्वेलप को और सेल को भी, ठीक है। इसकी वजह से क्या होती है? जो डिग्रेडेशन है सेलुलर एंजाइम्स की वो हो सकती है और जिसकी वजह से DNA है वो भी डिग्रेड हो सकता है। इसके अलावा अगर हम EDTA लाइसोजाइम तो यूज़ करते हैं बैक्टीरियल सेल की बस्टिंग के लिए, हम इसके अलावा एक डिटर्जेंट भी यूज़ कर सकते हैं। डिटर्जेंट है हमारे पास SDS, सोडियम डोडिसाइल सल्फेट। ये एक ऐसा डिटर्जेंट है जो कि ऐड किया जाता है जो कि सेल की लाइसिस करवा सकता है, और इसकी वजह से क्या होता है? लिपिड कंटेंट या फिर लिपिड मॉलिक्यूल्स वो रिमूव हो जाते हैं और इसकी वजह से जो डिस्ट्रप्शन है सेल मेम्ब्रेन की वो हमारे पास सामने आती है। फिर हमारे पास आता है हमारा फाइनल स्टेप। हम क्या करते हैं फाइनल स्टेप के अंदर? जो इनसॉल्युबल सेल डेब्रिस है, जो सेल के अंदर जो सोल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है, जो हल पजीर नहीं है, उसको रिमूव कर लेते हैं। डेब्रिस कहते हैं वेस्ट मटेरियल को। और हम क्या करते हैं? सेंट्रीफ्यूगेशन के प्रोसेस से हमारे पास आ जाता है एक क्लियर सुपरनेटेंट। क्लियर सुपरनेटेंट कहते हैं एक क्लियर लेयर आ जाती है हमारे पास, ठीक है जी। वो किस तरह से आती है? ये हमारे पास है जी सेल एक्सट्रैक्ट। सेल एक्सट्रैक्ट प्रेजेंट है, हमने सेंट्रीफ्यूग किया सेंट्रीफ्यूगेशन के प्रोसेस से, तो हुआ क्या? जो सेल डेब्रिस है वो नीचे बैठ गया, नीचे सेटल डाउन हो गया। DNA RNA प्रोटीन जो हैं वो ऊपर हमारे पास प्रेजेंट हो गए। इस तरह से हमने सेल डेब्रिस को सेपरेट कर लिया और जो बाकी हमारे पास DNA और RNA प्रोटीन्स हैं हमारे पास सेपरेट हो गए। फिर हमारे पास आता है हमारा नेक्स्ट स्टेप
थर्ड स्टेप जिसको हम कहते हैं, और ये थर्ड स्टेप है जी प्योरीफिकेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम अ सेल एक्सट्रैक्ट, कि डीएनए को किस तरह से प्योरीफाई कर सकते हैं। डीएनए के अलावा बैक्टीरियल सेल के अंदर सिग्निफिकेंट क्वांटिटीज प्रेजेंट होती हैं, आरएनए की भी और प्रोटीन की भी, और वैरायटी ऑफ मेथड्स जो हैं वो यूज़ किए जा सकते हैं डीएनए को प्योरीफाई करने के लिए इस मिक्सचर से। एक अप्रोच तो ये है कि जो रीएजेंट्स हैं जो कि डिग्रेड कर सकते हैं, जिसके अंदर हम डिग्रेड कर देते हैं कंटेमिनेंट्स को, ठीक है, और इसकी वजह से हमारे पास एक प्योर सॉल्यूशन आ जाता है डीएनए का। और दूसरे के अंदर हम आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी का मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी के अंदर हम क्या करते हैं, मिक्सचर्स को सेपरेट कर सकते हैं उनके वेरियस कंपोनेंट्स के अंदर, ताकि जो डीएनए है उसको रिमूव किया जा सके प्रोटीन से और आरएनए से, ठीक है। और इस तरह हमारे पास आरएनए एक्सट्रैक्ट जो है वो आ जाता है। होता क्या है कि ये हमारे पास डीएनए और उसके कंटेमिनेंट्स प्रेजेंट हैं, हमने क्या किया, कंटेमिनेंट्स को रिमूव कर दिया, डीएनए हमारे पास सेपरेट हो गया और कंटेमिनेंट्स जो है हमारे पास सेपरेट हो गए। अच्छा जी, अब हम इसको सेपरेट किस तरह से कर सकते हैं, वो इस तरह से सेपरेट कर सकते हैं, हमारे पास हैं दो मेथड्स। वो मेथड्स कौन कौन से हैं, सबसे पहले हमारे पास जो मेथड आता है वो ये है जी रिमूविंग कंटेमिनेंट्स बाय ऑर्गेनिक एक्सट्रैक्शन एंड इंजाइम डाइजेशन। हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं फिनोल या फिर क्लोरोफॉर्म या फिर दोनों का मिक्सचर हम लोग ऐड कर देते हैं उस सॉल्यूशन के अंदर। फिनोल और क्लोरोफॉर्म से क्या होगा, जो प्रोटीन है, ठीक है, उनकी प्रेसिपिटेशन हो जाएगी, लेकिन जो डीएनए और आरएनए वो वैसे का वैसे ही रहेगा। ये हमारे पास सेल एक्सट्रैक्ट है, इसको हमने मिक्स किया फिनोल के साथ। फिनोल के साथ मिक्स करने से क्या हुआ, फिनोल नीचे सेटल डाउन हो गया, सेंटर में हमारे पास एक इंटरफेस लेयर बनी जिसके अंदर कोआगुलेटेड प्रोटीन आ गया हमारे पास, और सबसे ऊपर हमारे पास एक्वस लेयर आ गई डीएनए की और आरएनए की। इस तरह हम कंटेमिनेंट्स को रिमूव कर सकते हैं बाय फिनोल एक्सट्रैक्शन। अब हमारे पास जो न्यूक्लिक एसिड्स आ गए, डीएनए और आरएनए की ऊपर लेयर बन गई, हमने क्या किया, इनको पिपिट के ज़रिए पिपिट आउट कर लिया। फिर हमने क्या करना होता है, सेल को ट्रीट करना होता है डीएनए और न्यूक्लिक एसिड्स को रिमूव करने के लिए प्रोटीएज एंजाइम से, जिसके अंदर हमारे पास आते हैं प्रोनेज एंजाइम या फिर प्रोटीनेज के। इसके अलावा सेल के अंदर कोई भी मैसेंजर आरएनए प्रेजेंट है तो उसको भी हम फिनोल का ट्रीटमेंट दे सकते हैं। लेकिन फिनोल के ट्रीटमेंट के अलावा हमारे पास एक एंजाइम है राइबोन्यूक्लियेज, वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव एंजाइम है जो कि रैपिडली डिग्रेड कर देता है इन मॉलिक्यूल्स को राइबोन्यूक्लियोटाइड यूनिट्स के अंदर। फिर ये था हमारे पास फर्स्ट मेथड फिनोल के ज़रिए एक्सट्रैक्शन। सेकंड, फर्स्ट में हमने कंटेमिनेंट्स को रिमूव किया बाय यूज़ ऑफ फिनोल। सेकंड के अंदर हमने आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी जो है वो यूज़ करनी है। आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी के अंदर हम क्या करते हैं, डीएनए को प्योरीफाई करते हैं सेल एक्सट्रैक्ट से, और इसके अंदर हमने क्या करना होता है, जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको सेपरेट करना होता है इस बेसिस पे कि कौन सा मॉलिक्यूल कितना ज़्यादा टाइटली बाउंड है किसी भी इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल के साथ। और ये सारा कुछ जो है किसी भी क्रोमेटोग्राफिक मैट्रिक्स के अंदर प्रेजेंट होगा या फिर रेजिन के अंदर प्रेजेंट होगा। जैसे कि हमारे पास डीएनए और आरएनए आते हैं, डीएनए और आरएनए का होता है चार्ज नेगेटिव, ये बाइंड करते हैं किसी भी पॉजिटिव चार्ज रेजिन के साथ। अब हमने क्या करना है, इनकी इलेक्ट्रिकल अटैचमेंट को डिस्टर्ब करना है। डिस्ट्रप्शन किस तरह से करनी है, बाय यूज़ ऑफ ए सॉल्ट। अच्छा जी, मैंने आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी की बात की तो हमने ये देखा कि बाइंडिंग के बेसिस के ऊपर हमने इनको सेपरेट करना होता है कि कौन सा पार्टिकल किसके साथ कितना टाइटली बाउंड है, फिर उस बेसिस के ऊपर हमने इनको सेपरेट कर देना है। ये हमारे पास आयन एक्सचेंज पार्टिकल्स, ये जो ब्राउन कलर का है ये है हमारे पास रेजिन के पार्टिकल्स, और जो ब्लू कलर के हैं वो हमारे पास डीएनए पार्टिकल। हमने इसके अंदर सॉल्ट ऐड किया। सॉल्ट ऐड करने से हमारे पास जो रेजिन के पार्टिकल है वो सेपरेट हो गए।
और जो डीएनए है हमारे पास वो सेपरेट हो गया। ठीक है जी। फिर नेक्स्ट में क्या हुआ, अब हमने ये प्रोसीजर परफॉर्म किस तरह से करना है। हमने क्या करना है, रेजिन को प्लेस करना है एक ग्लास या फिर प्लास्टिक के कॉलम के अंदर। ग्लास या फिर प्लास्टिक के कॉलम के अंदर प्लेस करने के बाद हमने ऐड करना है सेल एक्सट्रैक्ट ऊपर से। फिर ये जो सेल एक्सट्रैक्ट है ये कॉलम के थ्रू पास करेगा और जो नेगेटिव चार्ज मॉलिक्यूल्स हैं वो बाइंड करेंगे रेजिन से। फिर हमने सॉल्ट की कंसनट्रेशन को इंक्रीज़ करना है और इसकी वजह से हमारे पास जो अनबाउंडिंग है वो स्टार्ट हो जाती है। ये डायग्राम के ज़रिए ज़्यादा क्लियर होगा। देखें, हमारे पास आयन एक्सचेंज रेजिन प्रेजेंट है। ये हमने ले लिया एक प्लास्टिक का या फिर ग्लास का कॉलम, उसके अंदर हमने डाला सेल एक्सट्रैक्ट डाला। नेचुरली इसके अंदर सॉल्ट जो था वो सेल एक्सट्रैक्ट के अंदर थोड़ा बहुत सॉल्ट प्रेजेंट था। फिर हमने एडिशनल सॉल्ट ऐड किया। एडिशनल सॉल्ट ऐड करने के बाद क्या हुआ, जो एक्सट्रैक्ट था वो कॉलम्स के थ्रू पास करने लगा। जब पास करने लगा तो जो नेगेटिव चार्ज मॉलिक्यूल्स थे वो बाइंड कर गए रेजिन से, और नेगेटिव चार्ज हमारे पास डीएनए और आरएनए है। ठीक है, उसके बाद हमने सॉल्ट की कंसनट्रेशन ज़्यादा इंक्रीज़ की। ज़्यादा इंक्रीज़ करने की वजह से हमारे पास इल्यूट बनेगा। इल्यूट कहते हैं जो मॉलिक्यूल्स हैं वो अनबाउंड होंगे, आपस में एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे। जब देखिए हमने सॉल्ट ऐड किया तो हमारे पास प्रोटीन आ गया और आरएनए आ गया। ठीक है, और यहाँ पे फाइनली जब हमने मोर सॉल्ट ऐड किया तो हमारे पास डीएनए भी सेपरेट हो गया है। अब सॉल्ट को ऐड करने के हमारे पास दो बेसिक यूज़ हैं। पहला, वो सॉल्ट सॉल्यूशन यूज़ किया जाए, ठीक है, जिसकी कंसनट्रेशन सफिशेंट हो ताकि वो इल्यूट कर सके प्रोटीन्स को भी और आरएनए को भी। इल्यूट का मतलब है कि अनबाउंड कर सके प्रोटीन को भी और आरएनए को भी। दूसरा, सॉल्ट सॉल्यूशन इस तरह का होना चाहिए कि वो इल्यूट कर सके डीएनए को अनबाउंड कर सके और वो फ्री हो प्रोटीन से भी और आरएनए के कंटेमिनेंट से। फिर अब हमने क्या करना है, हमारे पास जो डीएनए आ गया, फोर्थ स्टेप के अंदर हमने कंसंट्रेशन करनी है डीएनए सैंपल्स की। वो किस तरह से करनी है, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इथानॉल प्रेसिपिटेशन का मेथड वो यूज़ करते हैं। इथानॉल प्रेसिपिटेशन के अंदर हमने क्या करना होता है, सॉल्ट की प्रेजेंस के अंदर हमने मोनोवेलेंट कैटाइंस यूज़ करने होते हैं। मोनोवेलेंट जिनकी वैलेंसी 1 है, जैसे कि सोडियम आयन, और हमने टेम्परेचर प्रोवाइड करना होता है -20 डिग्री या फिर लेस। ठीक है, अब इस मेथड के अंदर हमने क्या करना है कि हमारे पास एक सॉल्यूशन मौजूद है। ठीक है, उसके अंदर डीएनए भी प्रेजेंट है, हमने इथानॉल ऐड किया। इथानॉल की ये देखें लेयर है हमारे पास, और हमारे पास नीचे कंसनट्रेटेड डीएनए का सॉल्यूशन भी प्रेजेंट है। हमने क्या किया, एक ग्लास रॉड एंटर किया इसके अंदर। ग्लास रॉड के अंदर एंटर करने से क्या होगा, जो डीएनए है उसके फाइबर इसके साथ एडहेयर हो जाएंगे। ठीक है, और हमारे पास एक लॉन्ग फाइबर आ जाएगा डीएनए का। फिर हमारे पास एक सेकंड अप्रोच भी है। अगर हम इथानॉल को मिक्स कर दें एक डाइल्यूट सोल्यूशन के साथ तो हमारे पास जो प्रेसिपिटेट है वो बच जाएगा सेंट्रीफ्यूगेशन के प्रोसेस से। ये देखें, इथानॉल लिया, इसको मिक्स किया एक डाइल्यूट सोल्यूशन के साथ। हुआ क्या, डाइल्यूट सोल्यूशन लेने की वजह से जो प्रेसिपिटेटेड डीएनए की प्रेसिपिटेशन हो गई और इसको हमने कलेक्ट कर लिया बाय सेंट्रीफ्यूगेशन से। डीएनए नीचे सेटल डाउन हो गया और इसकी वजह से हमने इसको सेपरेट कर लिया। फिर अगर हमने कंसंट्रेट कर लिया है डीएनए के सैंपल्स को, ठीक है, तब हमने क्या करना है, मेजरमेंट भी करनी है डीएनए की कंसंट्रेशन की। अब वो किस तरह से करनी है, हमने करनी है अल्ट्रा वायलेट एब्जॉर्बेंस स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री के ज़रिए, यूवी रेडिएशंस के ज़रिए। ठीक है, अब इसके अंदर जो यूवी की अमाउंट एब्जॉर्ब हुई है बाय सॉल्यूशन ऑफ डीएनए की, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अमाउंट ऑफ डीएनए इन सैंपल। इसका मतलब ये है कि जितना ज़्यादा डीएनए प्रेजेंट होगा उतनी ही यूवी लाइट यूज़ होगी। फिर इसके अंदर हम वेवलेंथ यूज़ करते हैं 260 नैनोमीटर की। ठीक है, और एंगस्ट्रॉम का यूनिट भी यूज़ करते हैं, हमारे पास होता है एंगस्ट्रॉम 260। एब्जॉर्बेंस है ये हमारे पास। ठीक है,
A260 मतलब एब्जॉर्बेंस बता रही है इसकी। 1.0 जो है वो करस्पॉन्ड करता है 50 माइक्रोग्राम ऑफ डबल स्ट्रैंडेड DNA पर ml। जब हमने प्योरिटी ऑफ DNA प्रिपरेशन करनी है तो हमारे पास दो तरह की वेवलेंस आती हैं, 216 नैनोमीटर और 280 नैनोमीटर। अगर हमारे पास रेशो जो है 1.8 से लेस हो तो ये इंडिकेट करता है कि जो हमारी प्रिपरेशन है वो कंटेमिनेट कर रही है, चाहे वो प्रोटीन के साथ तो चाहे वो फिनोल के साथ वो कंटेमिनेटेड है। ये था जी हमारा आज का लेक्चर। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी हो। काइंडली वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।